विजय परिहार के चेहरे पर गुस्से की आग थी। कार से नीचे उतरते ही वो जोर से दहाड़ा, कौन है जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया? किसकी मौत आई है? सामने आ। आसपास खड़े लोग विजय परिहार को वहां देखकर वेद के खिलाफ कानाफूसी करने लगे। अकेले में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, अब निकलेगी इसकी सारी हवा। अब मजा आएगा। ये लड़का जितना हीरो बन रहा था, इसकी सब हीरोपंती अब निकलेगी। वो लोग आगे का नजारा देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। विजय गाड़ी से बाहर निकलकर 4 कदम चला ही था कि अनवी भागकर अपने पापा से लिपट गई और उसकी आंखों से एक एक कर आंसू टपकने लगे। बस फिर क्या था, विजय के बदन में अंगारे उबल पड़े। आखिर जिस बेटी को उसने बचपन से लेकर आज तक फूल की तरह प्यार से रखा था, आज उसे किसी अजनबी ने सबके सामने तमाचा जड़ा था। ये बात विजय से हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने सांसें काबू में करते हुए अपना काला चश्मा आंखों से हटाया और एक एक कर सबकी तरफ देखने लगा। जैसे जैसे विजय की नजर लोगों पर पड़ रही थी, वहां खड़े हर इंसान का गला तुरंत सूख रहा था। भीड़ में पीछे खड़ा एक लड़का वेद की ओर देखते हुए दूसरे के कान में फुसफुसाया, ये आगे क्यों नहीं आ रहा है? लगता है इसकी पैंट गीली हो गई। तभी विजय दोबारा चीखा, किसने छुआ मेरी बेटी को? सामने आ। तुरंत चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। हर कोई खामोश खड़ा था। विजय फिर से अपनी भारी आवाज में गुर्राया, जिसने भी ये जुर्रत की है वो चुपचाप सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाए। लेकिन जैसे विजय की धमकी का वेद पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो हाथ बांधे चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर की कोई लकीर ही नहीं थी और अगले ही पल में उसने आराम से बिना किसी घबराहट के अमायरा की ओर देखा और कहा, उठो, अपनी बहन को बोलकर अपने लिए दूसरे कपड़े मंगवाओ। चलो, बहुत तमाशा हो गया। अमायरा ने वेद की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए बोली, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद की फिक्र करो तुम। अब डर लग रहा है तो भागने के बहाने ढूंढ रहे हो। अमायरा ने अपनी बात खत्म की थी कि तुरंत अनवी के लंबे मुंह वाली दोस्त काजल वेद की तरफ इशारा करके बोल पड़ी, यही है वो लड़का अंकल जिसने अनवी पर हाथ उठाया था। अभी तक शेर बन रहा था, आपके आते ही गीदड़ बन गया। क्यों डूड, अब बोलना, क्या बोल रहा था तू? फिर एक के बाद एक जैसे सबको मौका मिल गया हो, सब वेद की ओर उंगली करके शुरू हो गए। हाँ, इसी ने मारा था, बहुत जोर की आवाज आई थी। इन जैसे मवालियों को तो अच्छे से इनकी औकात बतानी चाहिए। ये कहते हुए सबकी उंगली वेद की तरफ थी, लेकिन वेद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो अभी बड़े आराम से कामली वहां खड़ा हुआ था, मगर विजय के लिए अब चुपचाप खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो एक मुक्के में वेद को जमीन पर पटक दे और जब तक उसकी सांसें न रुक जाए उसे मारता रहे। विजय ने एक नजर अपनी बेटी की ओर देखा। उसका गाल अब तक सूज चुका था। विजय से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वेद की ओर इशारा किया और दमदार आवाज में वेद से कहा, सब लोग तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर भी तेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। तेरी औकात क्या है जो तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? अरे है कौन तू? वेद हाथ बांधे चुपचाप खड़ा रहा और एक हल्की तंज हंसी मुस्कुराने लगा। विजय का कलेजा मुंह में आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आगे कोई इतने सीरियस मैटर में भी हंसने की जुर्रत कर सकता है। उसने वेद को खुली चुनौती दी, पीठ पीछे गुर्राने वाले बहुत देखे हैं, इतनी ही चर्बी है तेरे में तो मेरे सामने मेरी बेटी को हाथ लगाकर दिखा। विजय के ये बोलने की देर ही थी कि वेद तुरंत आगे बढ़ा और बिना सोचे उसने अनवी को एक और थप्पड़ दे मारा। अनवी की सांसें अटक गई। ये देखकर गुस्से में झुंझुलाते हुए विजय ने वेद का कॉलर पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, सड़क के पिल्ले! वेद ने एक झटके में अपना कॉलर छुड़ाया और एटीट्यूड में उंगली दिखाकर बोला, चर्बी की बात की थी ना तुमने, देख लिया कितनी चर्बी है मेरे अंदर। विजय आग बबूला हो उठा। उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर पटक दिया और चुटकी बजाते हुए बोला, तुझे आज ही मौत के घाट नहीं उतारा ना तो मेरा नाम भाई विजय परिहार नहीं। ये कहकर विजय ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा, लेकिन तभी मयंक बीच में आ गया और विजय के हाथ से फोन छीनते हुए बोला, अंकल जी क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? किसी को कॉल करके कुछ नहीं होने वाला, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विजय ने मयंक की ओर ध्यान से देखा और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, शहर में नया आया है क्या तू? तुझे मैंने कहीं तो देखा है। ओह, मैं पहचान कैसे नहीं पाया? तुम तो मयंक हो ना, गिरीश सर के बेटे। काफी देर कर दी पहचानने में आपने, पर चलिए अब पहचान ही लिया है तो चुपचाप अपनी बेटी को लेकर निकलिए यहाँ से। मयंक ने पूरे रुतबे के साथ विजय को ऑर्डर दिया। विजय जो अब तक शेर बना हुआ था, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने शहर के सबसे बड़े लीडर का बेटा खड़ा था, जिससे उलझने की गलती विजय बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके सामने उसकी बेटी भी खड़ी थी, जिसका सूजा हुआ गाल उसके आंखों के सामने खड़ा था। कर निकलिए यहाँ से। मयंक ने पूरे रुतबे के साथ विजय को ऑर्डर दिया। विजय जो अब तक शेर बना हुआ था, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई, और चलिए अब
पहचान ही लिया है तो चुपचाप अपनी बेटी को लेकर निकलिए यहाँ से। मयंक ने पूरे रुतबे के साथ विजय को ऑर्डर दिया। विजय जो अब तक शेर बना हुआ था, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने शहर के सबसे बड़े लीडर का बेटा खड़ा था, जिससे उलझने की गलती विजय बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके सामने उसकी बेटी भी खड़ी थी, जिसका सूजा हुआ गाल उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अब विजय के अंदर का पॉलिटिशियन जागा। उसने मयंक की तरफ देखा और बड़े ही नॉर्मल तरीके से समझाते हुए बोला, बेटा, अगर आज तुम अपने इस शैतान दोस्त का साथ दोगे तो मुझे शर्म आएगी कि तुम गिरीश सर के बेटे हो, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट और सच का साथ देने वाले नेक इंसान है। तुम्हें लॉजिकली सोचना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। मयंक जोर से हंस पड़ा, जैसे विजय ने कोई जोक सुनाया, और फिर बोला, लॉजिक की बात आप कर रहे हैं, जिसने यहाँ आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार भी आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ हुआ क्या था? लोग यहाँ रात रात भर खड़े होकर लाइन में लगे हैं, लेकिन आपकी सुपुत्री और उसके दोस्त सीधे लाइन तोड़कर आगे लग रहे थे, लोगों को धकेल रहे थे, और तो और एक बेचारी लड़की पर 4-4 लोग मिलकर टूट पड़े, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। क्या ये संस्कार हैं आपके? अब बताइए कौन सा लॉजिक लगाऊं मैं? आपकी बेटी ने जो किया है वो आपको लॉजिकल लगता है? विजय को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने अनवी की तरफ देखा। अनवी ने शर्म से अपना सिर झुकाया हुआ था। विजय को वहीं सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन भरी भीड़ में वो खुद को पूरा गलत भी साबित नहीं कर सकता था। आखिर सब लोग उसका मजाक जो बनाते। विजय ने एक पल सोचा और फिर अपनी अगली सफाई पेश की। ठीक है, माना इसने गलती किया, लेकिन फिर भी इस लड़के का कोई हक नहीं बनता कि ये इसे मारे। मयंक का पेशेंस धीरे धीरे जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने बात समझाने की कोशिश की। इन्होंने जिस लड़की के लिए अनवी को थप्पड़ मारा वो इनकी साली थी। अगर आपके परिवार की किसी लड़की की कोई बीच चौराहे पर इज्जत उतारेगा तो आप क्या करेंगे? उसकी पूजा? आप भी उसे थप्पड़ ही मारेंगे ना? दिमाग से सोचिए अंकल जी। बेटी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनिए कि सही गलत का लॉजिक ही भूल जाए। और जिसे आप लड़का लड़का कहकर बुला रहे हैं ना, वो मेरे मास्टर हैं। इनका नाम वेदांत विक्रम कपूर है। नाम तो सुना होगा आपने। विजय एक पल के लिए फ्रीज हो गया। ये नाम उसने पहले कहीं सुना था। अचानक विजय को याद आया कि कुछ समय पहले उसने एक इलाके की झुग्गी वालों पर कार्यवाही की थी। कई लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन तभी नगर निगम से फोन आया था, उन्हें छोड़ दो, ये सब वेदांत विक्रम कपूर के लोग हैं। उस दिन के बाद आज जाकर विजय को वेद का चेहरा देखने को मिला था। विजय ने वेद को ऊपर से नीचे तक घूरा और मन ही मन सोचा, ये तो हद से ज्यादा घमंडी आदमी है। पर क्या मैं विजय परिहार कोई कमजोर इंसान हूं जो चुपचाप ये सब सह लूं? गुस्से में विजय ने गिरीश लाला को फोन मिला दिया। फोन उठते ही विजय ने शिकायत करना शुरू कर दिया। सर, अपने बेटे मयंक के मास्टर को थोड़ा काबू में रखिए। आपके नाम पर तो वो गलत काम कर रहा है। उसने मेरी बेटी को मारा है। आज मेरी बेटी को मारा, कल किसी और अफसर के बच्चे को मार देगा, तब हम क्या करेंगे? विजय की बात सुनकर गिरीश हंस पड़ा और बोला, तुम वेद की बात कर रहे हो? वो ऐसा इंसान है कि अगर वो एक फोन कर दे तो हम सबकी नौकरियां चली जाएंगी, समझे? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। मन ही मन उसने सोचा, हे भगवान, मेरी बेटी ने किससे पंगा ले लिया? अब उसे समझ आ चुका था कि वेद कोई मामूली आदमी नहीं है। डरते डरते विजय ने फोन काटा, फिर कांपते हाथों से बेटी का हाथ पकड़ा और बोला, चल घर, बदतमीज लड़की, तुझे ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया था मैंने। अनवी चौंक गई। पापा, क्या कर रहे हो? उसने मुझे मारा और आप उसे कुछ नहीं कह रहे हो? विजय ने झल्लाते हुए अनवी से कहा, चुप रहे, शुक्र मना कि मैंने तुझे खुद नहीं पीटा, घर चल। ये देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। जो बाप अभी तक आग उगल रहा था वो अचानक बिल्ली बन गया। विजय ने शर्मिंदा होकर अनवी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। लेकिन जाते जाते अनवी अपने ग्रुप की तीनों लड़कियों को चिल्लाकर बोली, तुम लोग टिकट जरूर खरीद लेना, चाहे जितनी भी महंगी हो। अनवी का ग्रुप थोड़ा डर जरूर गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनमें से एक लड़की काजल ने अमायरा की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तू बहुत तेज है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, कॉलेज में मिलते हैं। अमायरा ने भी बाल पीछे किए और आंखों में अंगारे भरकर बोली, बात खत्म? हम बिल्कुल नहीं, इस इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। उसके अंदर बदला लेने का तेवर चमक रहा था, जिसे देखकर एक पल को तीनों लड़कियां, अमायरा तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उनके बगल में खड़े लड़कों को देखकर वो बोली, पीछे हटो, अब हम लाइन में सबसे आगे रहेंगे। लड़के तुरंत बोले, क्यों भाई, हम क्यों हटे? काजल चिल्लाई, तुम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हो ना? मेरी मम्मी वहां प्रोफेसर है, बोलो तुम्हारी डिग्री रुकवा दूं? लड़कों के होश उड़ गए। वो तो मजे में टाल रहे थे, लेकिन अब बात बिगड़ सकती थी। लड़के तुरंत अपनी जगह छोड़कर पीछे हट गए। तीनों लड़कियां ताली बजाकर बोली, यस, मिशन सक्सेसफुल। फिर उन्होंने अमायरा को देखा और कहा, अब देखना
हम टाइम कैसे वेस्ट करते हैं। एक ने फोन निकाला और बोली, सारे डिपार्टमेंट की लड़कियों को कॉल करो, देखो कौन कौन टिकट लेना चाहती है, सबकी टिकट ले लेंगे। अब हमारा और सिमरन के सामने यह नई मुश्किल आ गई थी। सिमरन उदास होते हुए बोली, अब क्या करें, ये हमारे सामने खड़ी है, अगर ये सबकी टिकट ले लेंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा, ये तो हमारे साथ गेम खेल रही है। हमारा बोली, हाँ डोंट वरी, इन्हें जितनी देर लाइन में लगना है लगने दो, इतनी सारे टिकट्स वो खरीद ही नहीं पाएंगी। सिमरन ने घड़ी देखी और कहा, क्या करें, टिकट विंडो खुलने वाली है, इतना सब होने के बाद अगर हम टिकट नहीं ले पाए तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वेद जो साइड में खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था, आगे आया और अमायरा की तरफ से देखकर चिढ़ते हुए बोला, इतना तमाशा हो गया, अब भी टिकट चाहिए, चलो मेरे साथ। अमायरा तुरंत बोल उठी, नहीं, मैं रात भर से लाइन में खड़ी हूँ, अब हटना इम्पॉसिबल है, टिकट लेकर ही जाऊंगी। वेद ने अपना सर पटका और कहा, अरे मेरी माँ, तेरी बहन के पास बहुत सारे टिकट्स हैं, उससे ले लेना, चलो। अमायरा ने आंखें रोल करके वेद को देखा और कहा, किसे बेवकूफ बना रहे हो, मैं कल ही कियारा से मिली थी, तब उसके पास टिकट्स नहीं थे, और अब तुम प्लीज जाओ, मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं खरीद लूंगी टिकट, ठीक है। वेद ने सिर हिलाया, मुड़ा और मयंक की तरफ देखकर बोला, अभी टैक्सी पकड़ और जाकर मेरे कमरे की अलमारी से कुछ टिकट्स निकाल कर लिया, जल्दी। अमायरा मयंक को रोकना चाहती थी, लेकिन मयंक वेद की बात सुनकर तुरंत टैक्सी लेकर भाग गया था। सिमरन जो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, वो एक कदम आगे आई और उसने वेद की तरफ देखकर फुसफुसाकर पूछा, क्या वाकई तुम्हारे पास कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं, कितने में खरीदे थे। वेद अपनी मस्ती में था, उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने तो पैसे नहीं दिए, किसी ने मुफ्त दे दिए। वाह क्या बात है, कितने दिए। सिमरन की आंखें चौड़ी हो गई थी। वेद ने तुरंत जवाब दिया, 20, अभी 10 बाकी है। वेद ने बोला ही था कि आसपास के सभी लोग जोर से हंस पड़े। आगे खड़ा एक लड़का तंज कसते हुए बोला, क्या ब्रो, क्या शेखी मार रहा है तू, कम से कम सोच समझ कर तो फेंक, तुझे मालूम नहीं है क्या इस कॉन्सर्ट की टिकट मिलना कितना डिफिकल्ट है। चल, किसी ने दे दिए होंगे एक या दो, लेकिन 20 एक साथ देना तो पॉसिबल ही नहीं है। उसी की बात पर अग्री करते हुए एक और लड़का बोला, शायद सबसे सस्ते और दूर के सीट होंगे। काजल से भी रहा नहीं गया, उसने नाक सिकोड़ी और बोला, अब तो वो भी महंगे बिक रहे हैं, ऐसे में कोई 20 टिकट एक साथ दे ही नहीं सकता। पास खड़ा एक शख्स वेद को टेढ़ी नजर से देखते हुए बोला, कहीं ये नकली टिकट तो नहीं बना रहा। थोड़ी देर के लिए सब चुप रहे, फिर सबकी हंसी छूट पड़ी। किसी ने कहा, लगता है नकली टिकट्स हैं, पता नहीं बेचारा अंदर भी जा पाएगा या नहीं। भीड़ की हंसी के बीच मयंक टैक्सी से वापस आ गया। उसके हाथ में एक एनवेलप था और सबकी नजरें उस एनवेलप पर जाकर अटक गई। अब क्राउड की हंसी क्यूरियोसिटी में बदल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था, इसके पास वाकई में इतने टिकट्स हैं क्या। मयंक ने वो एनवेलप ले जाकर सीधा वेद के हाथ में दे दिया और वेद एनवेलप के साथ अमायरा की तरफ बढ़ा। सिमरन तो एक्साइटेड होकर वेद की तरफ देखने लगी। यस, फाइनली अब टिकट्स मिल जाएंगे। लेकिन अमायरा को देखकर ना चाहते हुए भी सिमरन को अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करना पड़ा। और वहीं अमायरा नजरें पलटकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसने वेद को आते देखा ही ना हो। वेद चलते हुए आया, सबको लगा कि अब वो टिकट अमायरा को दे देगा, लेकिन वेद अमायरा से बिना कुछ बोले आगे की तरफ निकल गया। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। एक्साइटेड से सिमरन का मुंह वापस उतर गया। एक पल को अमायरा ने भी कंफ्यूज होते हुए वेद को देखा। भीड़ में से एक इंसान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अबे यार, ये सरफिरा है क्या, जिन लड़कियों के पीछे इतना लड़ाई झगड़ा किया, अब ये उन्हें टिकट ही नहीं दे रहा। आखिर ये करने क्या वाला है। आखिर क्या है वेद का प्लान। क्या वह किसी को सबक सिखाना चाहता है, या उसके पास असली टिकट्स है ही नहीं। तमाशा खत्म हो गया या फिर कॉन्सर्ट के साथ खड़ा होगा एक नया बवंडर। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतना गुस्सा होना जरूरी था क्या। लगता है हमने उसका ईगो हर्ट कर दिया। अब तो गया हमारा कॉन्सर्ट। सिमरन ने डबडबाती आंखों से अमायरा को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। अमायरा भी कंफ्यूज्ड सी वेद को जाते हुए देख रही थी। भीड़ को भी यही लगा था कि वेद तो टिकट सीधा लेकर जाकर अमायरा को दे देगा, लेकिन वेद ने अगले ही पल अपना रुख बदल लिया और आगे को निकल गया। वहीं आगे टिकट विंडो ओपन होने वाली थी। ऑनलाइन टिकट सारी सोल्ड हो चुकी थी और ये आखिरी रोज की कुछ लिमिटेड सीट्स बची थी। टिकट विंडो के ठीक सामने लाइन में सबसे पहले खड़ा था एक सीधा साधा सा लड़का, पढ़ाकू टाइप, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में पसीना पोंछने के लिए एक रुमाल। टिकट खरीदने के लिए उससे अब सब्र नहीं हो पा रहा था। वो घबराया हुआ सा बार बार अपने जूते जमीन पर मार रहा था। वो लड़का बड़ी बड़ी आंखों से विंडो की तरफ देख ही रहा था कि तभी वेद ने अचानक आकर उसकी आंखों के सामने 2 चमचमाते टिकट लहरा दिए। वेद ने उस चश्मे वाले लड़के की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और बोला, मैं तुम्हें 2 टिकट देता हूँ, बदले में तुम अपनी ये जगह मुझे दे सकते हो।
चश्मे वाले लड़के ने ऐसे देखा जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। उसने चिढ़कर कहा, भाई इतनी भीड़ में मामू बनाने को मैं ही मिला क्या? जब तुम्हारे पास पहले से टिकट है तो लाइन में खड़े होकर फिर टिकट क्यों खरीदना चाहते हो? वेद ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा, ये सब मत सोचो, बस इतना बताओ, तुम्हें टिकट चाहिए या नहीं? लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, नहीं चाहिए, मैं खुद खरीदूंगा। कौन जाने तुम्हारा टिकट असली है नकली? लड़के के इस बात पर पीछे खड़े लोगों में ठहाका गूंज गया। एक दो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये एक्शन हीरो तो 420 पर उतर आया। अरे ये हीरो नहीं, ये तो पनवाड़ी है, यहाँ सबको चूना लगाने आया है। वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। अमायरा ने तिरछे होठों से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, बड़ा हीरो बन रहा था, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। भीड़ अभी भी हंस रही थी कि अचानक किसी ने चीख कर कहा, अरे खुल गई, विंडो खुल गई। भीड़ का शोर अचानक बढ़ गया। माहौल में फिर से एनर्जी आ गई। दीवार के अंदर से एक छोटा सा दरवाजा खुला और टिकट सेलर खिड़की पर आकर बैठ गया। सबकी आंखें चमक उठी। चश्मे वाला लड़का जो सबसे पहले लाइन में था, एक्साइटेड होकर काउंटर की ओर झुक गया और बोला, मुझे 2 टिकट चाहिए, सबसे आगे की सीट। लेकिन टिकट सेलर का चेहरा ठंडा ही रहा। उसने एकदम बेरुखे अंदाज में कहा, नहीं, आगे की सीट सब जा चुकी है, अब सिर्फ 600 सीट बचे हैं, तो जो भी लोग बचे हैं सबको 23वीं रो और उसके पीछे की सीट ही मिलेगी। ये सुनते ही पूरी भीड़ बेचैन हो गई, क्योंकि इतने दूर से कॉन्सर्ट का मजा तो आधा हो जाएगा। पब्लिक शोर कर रही थी कि टिकट सेलर ने जल्दी से कहा, अरे अब जो है सो है, लेना हो तो लो, 450 पर टिकट। ये सुनकर चश्मे वाले लड़के की हवा निकल गई। हैं? 450? कल तो 300 कहा था। 23वीं रो के पीछे की सीट के लिए भी इतना प्राइस? ये तो लूट मचा रखी है। अरे ओ भाई, क्या लूट मचा रखी है? नाम साफ लिखे हैं सबके लिए बराबर। कल कल था, आज आज है। कल तुमने क्या खाया था? लड़का बोला, इंस्टेंट नूडल्स। टिकट सेलर ने सरकास्टिकली कहा, और आज क्या खाया? लड़के ने फिर से बोला, इंस्टेंट नूडल्स। इस बात पर कुछ सेकंड तक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया और फिर पीछे खड़ी भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। सबकी नजरें उस लड़के पर थी। टिकट सेलर बुरी तरह चिढ़ गया और झुंझुलाते हुए बोला, अरे भाई तेरी जिंदगी नूडल्स पर ही चल रही है क्या? हाँ तो 15 दिन से पैसे बचा रहा हूँ ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट देख सकूं, और तुम यहाँ आज और कल कर रहे हो बस। लड़के ने इतना ही कहा था कि वेद ने अपने हाथ में पकड़े टिकट सेलर की तरफ बढ़ा दी और बोला, जरा चेक करके बताना ये टिकट असली है या नकली। टिकट सेलर ने टिकट हाथ में लेकर गौर से देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, इसमें लेजर मार्क है, नकली कैसे होगा? ये तो फ्रंट रो की सीट है, 28 और 29 नंबर, बिल्कुल स्टेज के किनारे, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठने को मिलेगा। ये सुनते ही पीछे खड़ी भीड़ जैसे फट पड़ी। ओह माय गॉड, सचमुच फ्रंट रो, वीआईपी सीट है ये तो। ये हीरो तो कोई भारी पार्टी लगता है। वीआईपी टिकट इसके हाथ में और इसे कोई परवाह ही नहीं। भीड़ का चेहरा हैरानी से भरा था। उधर चश्मे वाले लड़के की आंखों में भी चमक आ गई। वो फटी हुई आंखों से उन टिकटों को घूरने लगा। वेद ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेना चाहते हो? लड़का थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेना तो है पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास तो 1000 रुपए भी मुश्किल से है। वेद ने अदब से कहा, कोई बात नहीं, फ्री में ले लो, मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट। लड़के को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए कहा, सच में फ्री? वेद ने हाँ में सिर हिलाया। लड़के ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, फिर अचानक झपट्टा मारकर टिकट छीन लिया। टिकट हाथ में आता ही वो जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। आफ्टर ऑल अब वो फ्रंट रो में जो बैठेगा। टिकट लेकर लड़का पागलों की तरह दौड़ पड़ा और भागते भागते बोला, थैंक यू सो मच भाई। अरे आप हीरो नहीं, आप तो सुपर हीरो हो, तो ग्रेट हो पाजी, वो हो। पूरी भीड़ खुले हुए मुंह से बस उस लड़के को देख रही थी। एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अबे इस इंस्टेंट नूडल की तो इंस्टेंट लॉटरी लग गई। अब पूरी भीड़ उम्मीद भरी आंखों से वेद की तरफ देखने लगी। सबने सोचा कि क्या पता यह दानवीर भाई हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बरसाते। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, वेद की आवाज गूंजी, बाकी कितने टिकट बचे हैं? टिकट सेलर ने जवाब दिया, लगभग 600। वेद ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से कार्ड निकाला। लोग हैरानी से देख ही रहे थे कि उसने कार्ड काउंटर पर रख दिया। ठीक है, सबके सब मैं खरीदता हूँ। ये सुनते ही एक सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे थम गया। टिकट सेलर भी वेद को देखता रह गया। भीड़ में हर किसी की सांस अटक गई। क्या 600 टिकट एक साथ? ये लड़का आखिर है कौन? लोग बाग सोचते रहे। मशीन ने बीप की और पेमेंट कंफर्म हो गया। टिकट सेलर के कांपते हाथों में टिकट्स का बड़ा सा बंडल था, जिसे उसने झिझकते हुए वेद को थमा दिया। भीड़ अब तिलमिला चुकी थी। ये क्या मजाक है? हम सब क्या यहाँ झक मारने आए थे? हाँ, इसने तो किसी के लिए टिकट्स ही नहीं छोड़े। ये तो ज्यादती है।
लोगों की आवाजें एक साथ उठी, लेकिन वेद का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो सीटी बजाता हुआ कैजुअली काउंटर से टिक गया। थोड़ी देर तक भीड़ यूं ही चिल्लाती रही और फिर अचानक से वेद ने सबको तीखी नजरों से घूरा। पूरी भीड़ को शांत करने के लिए वेद का सिर्फ एक लुक ही काफी था। थोड़ी ही देर में वहां सन्नाटा फैल गया। वेद ने तीखी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम सब तो बाहर ही एंजॉय कर रहे थे ना, तो अब क्या हुआ? जब अमायरा को धमकाया जा रहा था तब तुम सब चुप थे। तुम्हारी नजर में वो बस तमाशा था, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, अब तुम सब बाहर से ही तमाशा देखो। भीड़ की जबान पर तो मानो जैसा ताला लग गया था। वेद ने और ऊंची आवाज में कहा, जब अंदर का हॉल तालियों और म्यूजिक से गूंजेगा तुम सब बाहर खड़े होकर देखना, क्योंकि अब इस कॉन्सर्ट का दरवाजा तुम सबके लिए बंद है। उसकी बात किसी तीर की तरह सबके सीने में चुभ गई। पूरी पब्लिक सन्न रह गई। लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी लाचारी भी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सबको खरी खोटी सुनाने के बाद वेद भीड़ की शोर और हंगामे को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल आया। बाहर आते हुए उसने अपना फोन उठाया और मिशा को कॉल किया। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हूँ, 3 दिन के लिए। फोन की लाइन पर मिशा की खुशी साफ सुनाई दी। ओह रियली? ठीक है, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अभी यहाँ एवरग्रीन होटल में आई हूँ, यहीं आ जाओ। वेद ने जैसा ही फोन रखा, उसे कियारा का ख्याल आया। अगर मैंने अभी कियारा को ये सब बताया तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा। बेटर होगा उसे बाद में ही बताया जाए। इसके बाद वेद एवरग्रीन होटल के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वेद होटल के पास पहुंचा तो उसे याद आया कि यहाँ तो वो पहले भी आ चुका है। मिशा होटल की वीआईपी गेस्ट थी, इसलिए वेद सीधे होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर जा पहुंचा और वहां उसकी नजर टीना पर पड़ी। हाँ, वही टीना जो पहले भी इस प्रेसिडेंशियल स्वीट की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वेद उसे देखते ही पहचान गया, लेकिन वेद अभी आगे बढ़ा ही था कि एक गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। अपनी औकात से बाहर मत जाओ, समझी? वेटर हो तो वेटर की तरह चुपचाप अपना काम करो, वरना इस होटल से बाहर निकलवा दूंगी। मिशा कपूर की असिस्टेंट नेहा टीना पर गरज रही थी और बेचारी टीना हाथ बांधे सिर झुकाए चुपचाप ये डांट सुन रही थी। नेहा ने टीना को इतना बुरा भला सुनाया कि टीना की आंखों से आंसू चला गए। बस फिर क्या था, वेद को यह नजारा चुभ गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, हाँ, देख तेरी दुनिया की हालत कैसी हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आखिर मैं किस किस को सीधा करूं? चलो देखते हैं। वे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और एकदम गर्म जोशी से बोला, अरे टीना, हम फिर मिल गए, कैसी हो तुम? टीना ने वेद की तरफ देखा तो तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, हाँ, मिस्टर वेद, आप यहाँ? टीना की मुस्कुराहट में भी उसका दर्द साफ झलक रहा था। वेद ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है टीना, तुम कुछ परेशान लग रही हो? फिर वेद ने नेहा को ताना मारते हुए कहा, कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो तो मुझे बता सकती हो, वैसे भी बेलगाम लोगों को लाइन पर लाना मेरी हॉबी है। वेद की बात सुनते ही नेहा का मुंह सिकुड़ गया। टीना ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और बोली, नहीं नहीं मिस्टर वेद, मैं बस मिशा मैम का ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए नेहा मैम ने मना कर दिया। और ठीक ही तो है, मैं यहाँ जिस काम के लिए हूँ मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आप यहाँ मिशा मैम से मिलने आए हैं क्या? वेद ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आवाज में अथॉरिटी और कामनेस दोनों झलक रही थी। हाँ, मैं अगले 3 दिन तक उसका पर्सनल बॉडीगार्ड रहूंगा। ये सुनते ही टीना की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने नेहा की तरफ देखा उसकी खुशी तुरंत फेड हो गई। उसका चेहरा वापस थोड़ी सी शर्मिंदगी और डर में बदल गया। वेद ने टीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हमें बस ऑटोग्राफ चाहिए था ना, इतनी सी बात। नो वरीज, आओ अभी तुम्हें ऑटोग्राफ दिलवा देते हैं। इतना कहते हुए वेद रूम की तरफ बढ़ गया और ये देखते ही नेहा सकपकाई हुई वेद के पीछे भागी। अरे रुको रुको। नेहा वेद को रोकना चाह रही थी, लेकिन वेद ने उसे पूरी तरह इग्नोर करके दरवाजे को जोर से धक्का दे मारा। रूम के अंदर मिशा सोफे पर आराम से बैठी थी। 4-5 वीआईपी लोग उसके आसपास थे। जैसे ही मिशा ने वेद को आते देखा उसका चेहरा खिल उठा। मुस्कुराते हुए मिशा ने कहा, वेद तुम आ गए? लेकिन वेद ने तुरंत मिशा की बात काटते हुए कहा, मिशा, टीना मेरी फ्रेंड है। जो भी लोग इन दिनों तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं उनकी छोटे छोटे रिक्वेस्ट पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटोग्राफ मांगने में ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? वेद ने इतना कहा ही था कि मिशा के बगल में सोफे पर बैठा एक आदमी आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मिशा से इस तरह बात करने की? मिशा ने तुरंत बीच में आकर कहा, नो इट्स ओके, गुस्सा मत होइए। एक्चुअली वेद जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। फिर मिशा ने टीना की तरफ देखा जो अभी भी पीछे खड़ी थी। मिशा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, टीना यहाँ आओ। डर के मारे टीना का गला सूख गया था।
कांपते हुए धीमे धीमे चलकर वो आगे आई। मिशा ने बहुत पोलाइटली उससे कहा, जब वेद ने कह दिया कि तुम उसकी फ्रेंड हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए ना? हम पेन और पेपर है तुम्हारे पास? हाँ, रुको मैं ही ले आती हूँ। मिशा ने सोफे की तरफ मुड़कर अपना बैग खोला, उसमें से एक फोटो और पेन निकाला। टीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिशा कपूर खुद उसके लिए ये सब कर रही है। मिशा ने फोटो के पीछे अपना ऑटोग्राफ साइन किया और टीना को देते हुए कहा, ये लो, थैंक यू एंड सॉरी तुम्हें जो भी परेशानी हुई उसके लिए। टीना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में आंसू थे। उसने फोटो अपने सीने से लगाई और कांपती आवाज में बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर वेद, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। एक्साइटमेंट से भरी टीना बाहर दौड़ गई और कमरे में अचानक एक हल्की सी चुप्पी छा गई। मिशा ने वेद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेद अब तो तुम सेटिस्फाइड हो, चलो आओ मैं तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए मिशा ने वेद का हाथ पकड़ा और उसे आगे ले जाने लगी, लेकिन तभी वेद के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। मिशा ने हैरान नजरों से वेद की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ वेद, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आखिर क्यों खींचा वेद ने अपना हाथ? क्या वेद ने अपना इरादा बदल लिया, या फिर इस रूम में कुछ ऐसा है जो वेद को खटका? क्या वेद की यह खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की शांति है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।